काफी दिनों से सोच रहा था कि आप सभी को एक नवीन कहानी से रूबरू कराया जाए। जैसा कि आपको कहानी के शीर्षक से पता चल ही गया होगा, यह कहानी रहस्य एवं भूतिया घटनाओं पर आधारित है और पूर्णतया काल्पनिक है। थोड़ा बहुत फैमिली ड्रामा के साथ इस कहानी से आपको सामाजिक सीख भी मिलेगी। तो आइए और समय न गवाते हुए कहानी की पृष्ठभूमि को समझते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र है अर्नव गिल, जो एक सिविल इंजीनियर है, और अपने पिता रिटायर्ड मेजर परमजीत गिल, जो एक युद्ध के दौरान अपनी टांग गंवा बैठे थे। वह छोटे भाई के साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है। शाइना अर्नव की पत्नी है। मेजर साहब के लाख चाहने पर भी अर्नव और शाइना के बीच की दूरियां कम नहीं हो रही हैं, और उसकी वजह है अर्नव के दिल में किसी और का होना, जिसकी जगह लेने में शाइना नाकाम रही है। अर्नव पूरे परिवार के साथ शहर में रहता है, जबकि उसकी पुश्तैनी जमीन और मकान आज भी गांव में हैं। आगे की कहानी अर्नव के इर्द गिर्द घूमेगी, एक ऐसे अतीत का राज जो अर्नव के पिता से जुड़ा है। जब अर्नव को यह राज पता चलेगा तो क्या होगा, यह सब आपको पता चलेगा कहानी में। जुड़े रहें कहानी से। तो चलते हैं कहानी की ओर। पतझड़ का मौसम, यानी सर्द दिनों की आहट। पीले और सूखे पड़ चुके पत्ते टहनियों का साथ छोड़ रहे हैं। हवाओं के झोंकों पर सवार एक सूखा पत्ता बार बार सामने बनी एक बिल्डिंग के बंद शीशों से टकरा रहा है। अर्नव छठे माले पर बने अपने ऑफिस केबिन से यह सब देख मुस्कुरा रहा है और मन ही मन सोचता है, इस पत्ते का कोई वजूद नहीं, फिर भी हवाओं के जोर में शीशे से टकरा रहा है। तभी ऑफिस टेबल पर रखे रिसीवर में रिंग होती है, जिससे अर्नव का प्रकृति मोह भंग हो जाता है। वह आगे बढ़कर कॉल रिसीव करते हुए बोलता है, हेलो, अर्नव स्पीकिंग। दूसरी तरफ से अनामिका, रिसेप्शनिस्ट, बोल रही होती है। हाँ बोलो अनामिका। सर, मिस्टर खुराना आपसे मिलना चाहते हैं। अर्नव अपनी कलाई घड़ी पर नजर डालते हुए कहता है, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। इतना कहकर अर्नव कॉल काट देता है। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर नॉक होता है और मिस्टर खुराना अंदर आते हैं। उन्हें देखकर अर्नव बहुत अच्छे से उनका स्वागत करता है। अरे खुराना साहब, आइए आइए, काफी दिनों बाद आना हुआ। और बताइए क्या लेंगे, चाय या कुछ ठंडा? खुराना साहब मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, अरे अर्नव जी, क्यों तकल्लुफ करते हैं? आपका कुछ पेमेंट बकाया था, उसी का चेक देने चला आया, और एक नए प्रोजेक्ट पर भी बात करनी है। और बताइए मेजर साहब कैसे हैं? काफी समय हो गया, उनसे मुलाकात नहीं हुई। और खुराना साहब, पेमेंट तो हो ही जाता, ना आप कहीं भाग रहे हैं ना हम। अच्छा, ये बताइए आप किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? खुराना साहब चाय का कप उठाकर चुस्की लेते हुए कहते हैं, दरअसल मेरी अंबरपुर काल्पनिक नाम में 5 बीघा जमीन पड़ी है, जिसे मैंने गांव के ही एक किसान को खेती के लिए दे रखा था। लेकिन अब कुछ बदमाश उस जमीन पर अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं उस जमीन पर होटल बना दिया जाए। इससे न सिर्फ अवैध कब्जे का खतरा टल जाएगा, बल्कि होटल से आमदनी भी बढ़ेगी। वैसे भी उस रोड पर दूर दूर तक कोई होटल नहीं है, मुसाफिरों को काफी दिक्कत होती है। क्यों, ठीक रहेगा ना? अंबरपुर का नाम सुनकर अर्नव थोड़ा चौंक जाता है। कुछ देर ठहर कर वह कहता है, ओह अंबरपुर, कहीं NH 143 के पास वाले गांव की बात तो नहीं कर रहे आप? खुराना साहब हाँ में सिर हिलाकर जवाब देते हैं, जी हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया विचार है आपका। अंबरपुर मेरा पुश्तैनी गांव है, बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। होटल खुल जाने से वहां के लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा और मुसाफिरों को भी राहत मिलेगी। ठीक है खुराना साहब, एक दिन का साइट पर काम बाकी है, उसके बाद मैं आपकी जगह का इंस्पेक्शन कर लूंगा, फिर मैप तैयार कर जल्द ही कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। वैसे भी शहर के प्रदूषण भरे माहौल में काम करते करते थक सा गया हूं, अब थोड़ा खुले माहौल में काम करके अच्छा लगेगा। इस पर खुराना साहब ठहाका लगाते हुए कहते हैं, ये भी ठीक कहा आपने। अच्छा, तो अभी मैं चलता हूं, जो भी फॉर्मेलिटीज करनी हो मुझे बता देना। इतना कहकर खुराना साहब बाहर चले जाते हैं। तभी राघव केबिन में प्रवेश करता है। राघव एक हंसमुख, खुले विचारों वाला लड़का है और अपने भाई को बहुत प्यार करता है। अर्नव भी अपने छोटे भाई पर जान छिड़कता है। हेलो भाई, कैसे हैं आप? पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए पूछता है। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, कुछ खास बात है क्या? अर्नव मुस्कुराते हुए कहता है, बात तो खास है, हमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एक होटल बनाना है खुराना साहब का, वो भी हमारे पुश्तैनी गांव अंबरपुर में। यह सुनकर राघव को बहुत खुशी होती है। यह तो अच्छी खबर है भाई, पापा भी खुश होंगे। इतने में अर्नव के मोबाइल पर रिंग होती है, जिसे देखकर अर्नव का मूड अचानक बदल जाता है। राघव तिरछी निगाहों से मोबाइल की तरफ देखकर मौके की नजाकत भांपने की कोशिश करता है। अर्नव मोबाइल को साइलेंट करते हुए कहता है, राघव, अभी मैं साइट पर जा रहा हूं, शाम को मुलाकात होगी। इतना कहकर अर्नव बाहर चला जाता है। राघव मन ही मन सोचता है, आखिर किसका कॉल आया था जिसे देखकर भाई का मूड ऑफ हो गया। रात होने को है, सूरज पूरी तरह ढल चुका है।
पक्षी अपने घोंसलों की ओर परवाज कर रहे हैं। ठंडी हवाएं तन से टकराकर कपकपी पैदा कर रही हैं। आसमान की लाली धीरे धीरे काले साए में बदल चुकी है। उधर मेजर साहब हॉल में पड़े सोफे पर बैठे हैं। सिर के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कभी बालों में डाई की एक बूंद भी नहीं लगाई हो। चेहरे पर हल्की झुर्रियां हैं। आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा है। हाथ में छड़ी लिए कभी दीवार घड़ी की ओर तो कभी सामने गेट की ओर नजरें टिक जाती हैं, जैसे किसी के इंतजार में हो। बेटा राघव, भाई को फोन तो लगाओ, पता करो कहाँ रह गया है। चिंतित स्वर में मेजर साहब राघव को कॉल लगाने के लिए कहते हैं। मैंने काफी बार ट्राई किया पर भाई का फोन बंद आ रहा है। ऊपर बने कमरे से नीचे उतरते हुए राघव जवाब देता है। मेजर साहब की चिंता लाजमी है, क्योंकि इतने समय तक अर्नव कभी बाहर नहीं रहता। लड़खड़ाते हुए छड़ी का सहारा लेकर मेजर साहब ऊपर कमरे में जाने को होते हैं। तभी राघव उन्हें रोकते हुए कहता है, डैड कहाँ जा रहे हैं आप? सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए मेजर साहब कहते हैं, मैं शायना, अर्नव की पत्नी को देखने जा रहा हूं। अब कैसी है वो? राघव आगे बढ़कर पिता का हाथ थामते हुए कहता है, डैड आप चिंतित ना हो, भाभी अब ठीक है। मैंने मेडिसिन दे दी है, वो सो रही हैं। वैसे भी आपसे ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा, आप अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं हूं ना यहां पर। इतना सुनकर मेजर साहब गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक अर्नव नहीं आ जाता। मैं यहीं उसका इंतजार करूंगा। इतने में बाहर से आती हुई गाड़ी के हॉर्न की आवाज दोनों का ध्यान खींचती है। कुछ देर बाद अर्नव अंदर आता है, जिसे देखकर राघव सवालों की झड़ी लगा देता है। भाई आ गए आप? कहाँ थे अब तक? इतनी देर क्यों कर दी आने में? आपका फोन भी बंद आ रहा था, मेजर साहब बीच में टोकते हुए कहते हैं। राघव, अर्नव को अंदर तो आने दो। इतने सवाल एक साथ। राघव शांत हो जाता है। अर्नव चेहरे से बहुत थका हुआ लग रहा है। सोफे पर बैठते हुए वह कहता है, क्या हुआ? आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? मेजर साहब और राघव एक दूसरे को देखते हैं। मेजर साहब तिरछी निगाह करते हुए कहते हैं, हम। बेटा कहाँ थे तुम? कम से कम फोन करके बता तो देते। यहां हम लोग कितने परेशान हो रहे थे। ऊपर से शायना की तबीयत भी ठीक नहीं है, दोपहर का खाना भी नहीं खाया उसने। इतना सुनकर अर्नव मुंह बिगाड़ते हुए कहता है, अच्छा तो उसमें क्या है? शायना का कोई नया नाटक होगा। और मैंने बोला तो था कि आज देर हो जाएगी आने में। गुप्ता टेक्सटाइल की फैक्ट्री का काम आज पूरा हुआ है। हिसाब किताब और लेबर को पेमेंट करने में देर हो गई। फिर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इस वजह से फोन बंद हो गया। इतना सुनकर मेजर साहब को थोड़ी तसल्ली होती है। ठीक है, अब जाकर शायना की तबीयत तो पूछ लो, उसे अच्छा लगेगा। और हाँ, मना मत करना। अपने पिता के कहे को अर्नव ने कभी नहीं टाला। ना चाहते हुए भी सिर झुकाए ऊपर बने कमरे की तरफ चल देता है। अर्नव देखता है कि कमरा खुला हुआ है। कमरे में बस एक ही लाइट जल रही है, जिसकी रोशनी बहुत धीमी है। शायना बिस्तर पर बेखबर सो रही है। लंबे घने बाल, उजला रंग, आकर्षक यौवन, चेहरे पर कशिश। ना गालों पर लाली, ना होठों पर सुर्खी, ना कोई खास श्रृंगार। फिर भी सोती हुई शायना सुंदर लग रही है। इतने सब कुछ के बावजूद भी शायना अर्नव के दिल में जगह बनाने में असफल रही। उसकी वजह है किसी और का अर्नव के दिल में होना। शायना का मासूम चेहरा देखकर कुछ पल के लिए अर्नव के दिल में प्रेम उमड़ आता है। वह आहिस्ता से शायना के पास बैठ जाता है और उसके हाथ की नब्ज पकड़कर बुखार की कैफियत का अंदाजा लगाने लगता है। फिर उसके खुले बालों को उंगलियों से हटाकर माथे पर हथेली से दबाता है और मन ही मन कहता है, इसको तो सच में बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर के पास लेकर जाता हूं। अर्नव मनोचिंतन में डूबा हुआ होता है कि इतने में शायना की आंख खुल जाती है। अर्नव एकदम से अपना हाथ पीछे खींचते हुए खड़ा हो जाता है, जैसे जताना चाहता हो कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। अर्नव को अपने पास खड़ा देख शायना बिस्तर से उठने को होती है। उस पर अर्नव हाथ के इशारे से उसे लेटे रहने को कहता है। शायना खुद को संभालते हुए दबे लहजे में कहती है, आप आ गए। पापा को आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, बार बार फोन लगवा रहे थे। खाना खाया आपने? मैं लीला घर की मेड से कहकर खाना लगवा देती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। इतना कहकर शायना बिस्तर से उठने को होती है। अर्नव फिर हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहता है, हाँ मैं पापा से मिल लिया हूं, तुम आराम करो, अभी मुझे भूख नहीं है। बाहर से अर्नव यही दिखाने की कोशिश करता है कि उसे शायना से नफरत है, लेकिन मन ही मन वह उसके लिए चिंतित रहता है। वह सोचता है, कितनी परवाह है इसे मेरी और मेरी फैमिली की, और एक मैं हूं स्वार्थी। अर्नव को इस तरह परवाह करते देख शायना खुश होती है और मन ही मन सोचती है, आज अर्नव का मूड ठीक है, यही सही समय है अर्नव को रिपोर्ट दिखाने का। शायना थोड़ी झिझकते हुए दबे स्वर में कहती है, वो मैं आपसे कुछ कहना था आपसे। अर्नव भी बिस्तर पर पास बैठते हुए आंखों में आंखें डालकर कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूं, बोलो क्या कहना है। झिझक किस बात की?
अर्नव की सहमति मिलते ही शायना में हिम्मत आ जाती है। वह कहने के बजाय एक रिपोर्ट अर्नव के हाथ में थमा देती है। अर्नव चौंकते हुए पूछता है, ये क्या है? शायना आंखों में चमक लाते हुए कहती है, खुद ही देख लो। अर्नव रिपोर्ट खोलकर पढ़ना शुरू करता है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। गुस्से में रिपोर्ट फेंकते हुए वह कहता है, यह सब क्या है? मैंने तुम्हें मना किया था। मैं इस रिश्ते को अब और नहीं बढ़ाना चाहता, मेरे मना करने के बाद भी। इतना कहकर अर्नव गुस्से में बाहर चला जाता है। शायना पर गमों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक पल में उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। वह अपने बाल खींचने लगती है। जिन आंखों में खुशी की चमक थी वे अब आंसुओं से भरी हुई हैं। रिपोर्ट को मरोड़कर तकिए के नीचे दबा देती है। खुद को दोषी मानते हुए मन ही मन कहती है, सब मेरी गलती है, मुझे रिपोर्ट दिखानी ही नहीं चाहिए थी। उधर अर्नव दूसरे कमरे में खुद को बंद कर लेता है और बिना किसी को बताए अगली सुबह अंबरपुर के लिए निकल जाता है। अंबरपुर नेशनल हाईवे से सटा एक छोटा गांव है। शहर से दूर पहाड़ियों पर बसा हुआ। यहाँ शांत वातावरण और कम आबादी है, जहाँ के लोग सूरज ढलते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। अर्नव अपनी निजी गाड़ी से पहाड़ी रास्ता चढ़ते हुए दिन के उजाले में अंबरपुर पहुंचता है। वह सीधे मिस्टर खुराना के प्लॉट पर जाता है और वहां दिन भर काम करने के बाद अपने घर की राह पकड़ता है। सर्दी का आगमन, ऊपर से पहाड़ी इलाका, सूरज ढलते ही रास्तों पर हल्का कोहरा उतर आता है। सुनसान सड़कें, ना कोई आदमी, ना किसी के होने की आहट। दूर दूर तक बस कोहरा ही कोहरा और खड़ी ढलाने। अर्नव अंबरपुर से 5 किलोमीटर आगे एक ढाबे पर रुकता है। वहां उसे पता चलता है कि आगे का मौसम और भी ज्यादा खराब है। अंबरपुर का ही एक निवासी बताता है, अरे बाबूजी, आगे सड़क और मौसम दोनों बहुत खराब है। मेरी मानो तो आज रात यहीं अंबरपुर में कहीं ठहर जाइए। आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा, सुबह होते ही निकल जाना। अर्नव को उस आदमी की बात सही लगती है। वह मन ही मन कहता है, क्यों ना आज की रात यहीं रुक जाऊं, वैसे भी मेरे पास मकान की चाबियां तो हैं ही। वह आगे न जाकर अंबरपुर में बने अपने पुश्तैनी मकान में ठहरने का फैसला करता है। वैसे तो मकान बहुत पुराना है, लेकिन अभी भी मजबूत बना हुआ है। अब उसमें कोई नहीं रहता, फिर भी लाइट पानी की पूरी व्यवस्था की गई है। मेजर साहब ने गांव के ही एक गरीब आदमी को मकान की देखभाल के लिए रख छोड़ा है। हर साल रंगाई पुताई का काम कराया जाता है, जिससे मकान आज भी नया जैसा लगता है। मकान में रखे फर्नीचर को अच्छे से ढककर रखा गया है ताकि धूल मिट्टी न लगे। मकान के अंदर जाते ही एक हॉल, 2 कमरे और दोनों कमरों के बीच एक गैलरी है। गैलरी में कुछ सीढ़ियां हैं जो तहखाने की ओर जाती हैं। अर्नव समय न घुमवाते हुए अपने मकान पर पहुंचता है। मकान एकदम साफ सुथरा है। अर्नव अच्छे से मकान का मुआयना करता है, रोशनी करता है और फिर सो जाता है। लगभग रात के 2 बजे। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा, ऐसा कि कुत्ते भी शांत हैं। बस हॉल में टंगे घड़ी के घंटे की टिक टॉक की आवाज सुनाई दे रही है। अचानक घबराकर अर्नव की आंख खुल जाती है। उसे किसी की दर्द भरी चीख सुनाई देती है, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो, कोई मदद को पुकार रहा हो। इससे पहले कि अर्नव खुद को संभाल पाता, एक और दर्द भरी चीख उसके कानों को चीर देती है। हड़बड़ाहट में अर्नव अपने बैग से लाइसेंसी गन निकालता है और उसे लौटकर दबे पांव आहिस्ता से आवाज की दिशा की ओर बढ़ता है। आवाज बाथरूम से आ रही है। वो तेजी से बाथरूम का दरवाजा धकेलता है और मोबाइल फ्लैश से रोशनी करता है और देखता है लगभग 14 साल की एक बच्ची जो दोनों घुटनों के बीच सिर छुपाए बैठी है। उसने सफेद फटा हुआ फ्रॉक पहन रखा है जिस पर जगह जगह मिट्टी और खून के धब्बे लगे हुए हैं। उसके बाल बिखरे हुए हैं और वह दर्द भरी सिसकी ले रही है। अचानक वह बच्ची सिर उठाती है। लाल आंखें, पूरा चेहरा खून से लथपथ, जैसे किसी ने सैकड़ों बार चाकू से वार किया हो। लड़की का भयावह चेहरा देखकर अर्नव के हाथ पांव कांपने लगते हैं। उसकी धड़कन धीमी पड़ जाती है, कान सुन पड़ जाते हैं। डर के मारे नजरें चुराकर वह पीछे हटने लगता है। वह पलटकर फिर से बाथरूम में देखता है, लेकिन वहां अब कोई नहीं होता। कौन है वो डरावनी लड़की? अर्नव से क्या चाहती है? जानने के लिए भय और रोमांच के इस सफर में मेरे साथ बने रहिए। इतना सब देखने के बाद आखिर कौन कठोर मन होगा जो भयभीत न हो उठे। अर्नव का हलक सूख गया। कड़कड़ाती ठंड में भी उसके पसीने छूटने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आता, करे तो करे क्या। वह एक गहरी सांस लेकर खुद को संभालता है। जैसे ही वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने ही वाला होता है, उसे आभास होता है कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। वह अपनी गर्दन पर गर्म सांसों का एहसास करता है। तेजी से पीछे पलटकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी सामने खिड़की पर टंगे पर्दे की सरसराहट से उसका ध्यान खिड़की की ओर जाता है। उसे लगता है जैसे कोई पर्दे के पीछे छिपा है। वह खिड़की के पास जाकर एक झटके में पर्दा खींचकर देखता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। मन में भय और जिज्ञासा लिए अर्नव खुद को दिलासा देता है, शायद कोई बुरा सपना था।
अपने मन को झूठी तसल्ली देते हुए वह फिर बिस्तर पर जा लेटता है। जल्द ही उसकी आंख लग जाती है। अभी पूरी तरह सोया भी नहीं था कि एक जोरदार आवाज के साथ उसकी नींद फिर से टूट जाती है। आवाज इतनी तेज है कि अनसुनी करना नामुमकिन है। अर्णव आंखों में नींद लिए डगमगाते कदमों से उठता है और डर के मारे कांपती आवाज में कुछ हिम्मत जुटाकर कहता है, कौन है वहां? क्यों मुझे तंग कर रहे हो? सामने आओ। वह खुद को हिम्मत देता है और आगे बढ़ता है। इस बार आवाज तहखाने से आ रही है। तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियां लकड़ी की बनी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को उन्हीं लकड़ी की सीढ़ियों पर घसीटा जा रहा हो। अर्णव कांपते कदमों से तहखाने के दरवाजे तक पहुंचता है। मोबाइल की रोशनी से वह दरवाजे का मुआयना करता है। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका है। ऐसा लगता है जैसे उसे वर्षों से नहीं खोला गया। ताले पर मकड़ी के जाले और धूल की परत चढ़ी है। वक्त ने ताले को जंग से भर दिया है। अर्णव ताले को छूकर देखता है और मन ही मन कहता है, ताला सही से लगा हुआ है। लगता है सालों से किसी ने इसे छुआ तक नहीं। फिर आवाज कहां से आ रही है? कौन हो सकता है अंदर? अर्णव जोर जोर से दरवाजा पीटता है और कांपती आवाज में चिल्लाता है, कौन है अंदर? उसके ऐसा करने पर अचानक आवाजें बंद हो जाती हैं। फिर एक मदद की पुकार कानों में गूंजती है, मानो कोई ठीक उसके पीछे खड़ा होकर कान में कह रहा हो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। यह सुनते ही अर्णव बुरी तरह कांपने लगता है। उसकी आवाज तक नहीं निकलती। वह उल्टे पांव भागता हुआ हॉल में लगे वॉश बेसिन तक पहुंचता है और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर दूर खेत की ओर जाती है। वह देखता है एक छोटी बच्ची ठंडी अंधेरी रात में खुले मैदान में एक बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। यह दृश्य देख अर्णव हैरान होकर खुद से सवाल करता है, इतनी सर्द अंधेरी रात में यह बच्ची अकेले क्या कर रही है? कौन है ये? वह खिड़की के शीशे हटाकर ध्यान से देखता है। वही लड़की, सफेद फटी हुई फ्रॉक और खून के धब्बे। अर्णव मन ही मन कहता है, ये तो वही लड़की है जो बाथरूम में दिखी थी। अब अर्णव को यकीन हो जाता है कि यह कोई सपना नहीं था, न कोई भ्रम। वो लड़की इंसान नहीं हो सकती। वह स्तब्ध रह जाता है और पास ही पड़े सोफे पर बैठ जाता है। भय ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर दिया है। अब उसे न कुछ सूझता है, न समझ आता कि करे तो करे क्या, जाए तो कहां और मदद मांगे तो किससे। अंधेरी सर्द रात में बाहर निकलना भी मुश्किल है। इसी कश्मकश में न जाने कब उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह अंधेरी सर्द रात खौफ के साये में ढल गई। एक नया सूरज नई रोशनी लिए निकल आया। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। उस प्रकाश से पैदा हुई गर्मी ने कोहरे की चादर को पिघला दिया और उसे ठंडी बूंदों में बदल दिया। परिंदे घोंसलों से परवास पर हैं, एक नए लक्ष्य के साथ। गांववासी अपने मवेशियों के साथ पगडंडियों से होते हुए चरागाहों की ओर बढ़ रहे हैं। सूरज सर पर चढ़ आया है। उसकी तेज किरणें खिड़कियों के रंगीन कांचों से होकर अर्णव के चेहरे पर पड़ रही हैं। अर्णव बेसुध सा सोफे पर ही सो रहा है। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अर्णव नींद के आगोश से बाहर निकलता है, आंखें खोलता है और देखता है कि रात का काला साया अब दिन की तेज धूप में बदल चुका है। वह आंखें मलते हुए लड़खड़ाकर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन तेज बुखार की वजह से उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है। नाक बंद है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सर भारी हो गया है और आवाज भी साथ छोड़ चुकी है। उधर दरवाजे पर कोई लगातार दस्तक दिए जा रहा है। जैसे तैसे अर्णव दरवाजे तक पहुंचता है और थकी धीमी आवाज में पूछता है, कौन है भाई? सुबह सुबह दूसरी ओर से आवाज आती है, अरे बाबूजी, हम हैं हरिया, मकान की देखभाल करने वाला गरीब किसान। यह सुनकर अर्णव दरवाजा खोलता है और फिर बिस्तर पर जा लेटता है। हरिया अंदर आता है। उसके हाथ में एक बड़ा टिफिन और चाय की केतली है। वह अंदर आते हुए कहता है, बाबूजी, हमें पता चला कि आप रात से यहां ठहरे हुए हैं, तो आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आ गए। क्या बात है बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक मालूम नहीं हो रही? लगता है आपको यहां का मौसम रास नहीं आया। अर्णव धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। अच्छा हुआ हरिया तुम आ गए। मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है। रात में यहीं हॉल में सो गया, जिससे ठंड लग गई। आसपास कोई मेडिकल स्टोर या डॉक्टर हो तो दवाई ला दो। हरिया बिना कुछ कहे गांव के ही डॉक्टर के पास दवाई लेने चला जाता है। अर्णव मन ही मन सोचता है, रात जो कुछ हुआ वो हरिया को बताना सही नहीं होगा। वो क्या सोचेगा कि शहरी बाबू कितने बुजदिल हैं। कुछ ही देर बाद हरिया दवाई ले आता है। अर्णव फ्रेश होकर नाश्ता करता है और दवाई लेकर सो जाता है। 2-3 घंटे की नींद के बाद अर्णव की आंख खुलती है। अब वह खुद को बेहतर महसूस करता है। बुखार उतर चुका है। वह फैसला करता है कि अभी 2 दिन और अंबरपुर में रहेगा। दोपहर बाद वह कंस्ट्रक्शन साइट की ओर निकल जाता है।
काम में व्यस्त अर्णव को समय का पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते सूरज की सुर्ख लाली शाम के सुरमई रंग में बदल जाती है। सूरज ढलते ही तापमान गिरने लगता है, फिर वही ठंड और कोहरा। अर्णव पास ही जलते अलाव के पास बैठ जाता है और अपने मोबाइल में किसी की तस्वीर को बड़े गौर से देखता है। उस पर हाथ फिराता है, उसे चूमता है। तभी मोबाइल पर रिंग होती है। अर्णव देखता है, राघव का कॉल आ रहा है। वह कॉल रिसीव करता है। दूसरी ओर से राघव की आवाज आती है, थैंक गॉड भाई, आपका फोन लग तो गया। कब से ट्राई कर रहा हूं, आप कहाँ हैं? बिना बताए कहाँ चले गए? डैड बहुत चिंता में हैं और भाभी रो रो कर बेहाल हो गई हैं। इससे पहले कि राघव और कुछ पूछे, अर्णव उसे बीच में टोकते हुए कहता है, अरे राघव, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता हूं। मैं अंबरपुर में हूं और बिल्कुल ठीक हूं। मैंने तुम्हें एक नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था ना, उसी के सिलसिले में यहां आया हूं। यहां सिग्नल बहुत वीक है, इसलिए फोन नहीं लग रहा। डैड से कहना कि चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और शाइना को भी समझा देना, मैं कल दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। अभी अर्णव बात कर ही रहा होता है कि सिग्नल फिर साथ छोड़ देते हैं और कॉल कट हो जाती है। उधर राघव को कम से कम यह तसल्ली मिल जाती है कि अर्णव अंबरपुर में है और ठीक है। अर्णव अपना काम निपटाकर वापस मकान की ओर चल पड़ता है। सर्द रात और गांव का माहौल। लोग दिन ढलते ही अपने घरों में चले जाते हैं। कोहरे की चादर में लिपटी सुनसान सड़क और घना अंधेरा। अर्णव धीमी गति से गाड़ी चलाता है। वह सोचता है, आज रात हरिया को अपने साथ सुला लूंगा। गाड़ी चलाते वक्त उसकी नजर बैक मिरर पर जाती है। उसे लगता है जैसे कोई पीछे की सीट पर बैठा है। वह घबराकर गाड़ी रोकता है, पलटकर पीछे देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसे लगता है शायद उसका भ्रम था। वह कुछ न सोचते हुए सीधा मकान पर पहुंचता है। जैसे ही मकान का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता है, वहां का दृश्य देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह दंग रह जाता है। आखिर ऐसा क्या देख लिया अर्णव ने, जिसे देख वह स्तब्ध रह गया? जानिए आगे, कहानी से जुड़े रहिए। एक के बाद एक घट रही विचित्र घटनाओं ने अर्णव को झंझोड़ कर रख दिया है। अर्णव आज रात फिर उसी मकान में गुजारेगा। मन में हजारों अनसुलझे सवाल लिए वह मकान की तरफ बढ़ता है। गाड़ी को साइड में लगाकर अर्णव दरवाजे पर लगे ताले को खोलता है। जैसे ही अंदर कदम रखता है, वहां का दृश्य देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक भयानक दृश्य जिसे देख वह दंग रह जाता है। कल रात की विचित्र घटनाओं से वह अभी उबर भी नहीं पाया था कि अब यह सब कुछ उसके लिए और भी ज्यादा डरावना है। अर्णव देखता है, हॉल के फर्श पर चारों ओर गाढ़े खून के धब्बे हैं, जैसे किसी को बेहरमी से काटा गया हो। ताजे खून की गंध पूरे कमरे में फैली हुई है। अर्णव नाक सिकोड़ता हुआ अंदर की ओर कदम बढ़ाता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसे किसी को घसीटने के निशान दिखाई देते हैं। वह उन निशानों का पीछा करते करते तहखाने के दरवाजे तक पहुंच जाता है। तहखाने के दरवाजे पर खून से सने पंजों के निशान बने हुए हैं। इतना सब देखने के बाद अर्णव से रहा नहीं जाता। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ने लगते हैं। वह निर्णय लेता है कि तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर जाएगा। बहुत ढूंढने पर उसे तहखाने की चाबी मिल जाती है। कई सालों से बंद ताला जंग में जकड़ा हुआ होता है, जो बड़ी मुश्किल से खुलता है। फिर जाम दरवाजा भी काफी मशक्कत के बाद खुल ही जाता है। अर्णव एक हाथ में लोडेड गन और दूसरे हाथ में मोबाइल की फ्लैश लेकर तहखाने की लकड़ी की सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। सालों से बंद तहखाना धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ है। बहुत ही गंदी दुर्गंध पूरे तहखाने में फैली हुई है, जैसे किसी का मांस सड़ रहा हो। अर्णव खुद से कहता है, तहखाना मकड़ी के जालों से भरा है। देखकर नहीं लगता कि कोई यहां मौजूद होगा। फिर ये आवाजें और निशान कैसे हैं? मुझे और नीचे जाकर देखना होगा। इतना कहकर वह तहखाने की तह में उतर जाता है। चारों ओर सिर्फ लकड़ी का टूटा फूटा बेकार सामान पड़ा हुआ है, जिसे वक़्त और दीमकों ने पूरी तरह गला दिया है। अचानक अर्णव के कानों में एक दर्द भरी आवाज गूंजती है, जैसे कोई सिसक रहा हो, कोई दर्द से तड़प रहा हो। अर्णव के हाथ पैर कांपने लगते हैं, हलक सूख जाता है। वह आवाज की दिशा में रोशनी करता है। उसे सीढ़ियों के नीचे बनी एक तंग जगह में किसी के होने का आभास होता है। अर्णव पास जाकर ध्यान से देखता है। वहीं वही छोटी बच्ची नग्न अवस्था में बैठी है। उसने दोनों घुटनों के बीच अपना सिर छुपाया हुआ है और वह सिसक सिसक कर रो रही है। पहले तो अर्णव की आवाज नहीं निकलती, फिर डरी सहमी आवाज में जोर डालकर वह कहता है, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? अर्णव के सवालों का वह बच्ची कोई जवाब नहीं देती। अचानक उसकी सिसकियां बंद हो जाती हैं। अर्णव को समझ नहीं आता वह चुप क्यों हो गई। दूसरे ही पल वह लड़की अपना सिर ऊपर करती है। उसकी लाल डरावनी आंखें, आंखों से बहता काजल, चेहरा पूरी तरह जख्मी, घावों से खून बह रहा है। उसका भयानक चेहरा देख अर्णव पीछे हटता है और ऊपर भागने को होता है, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाए,
वो लड़की तेजी से अर्नव पर झपटती है। उसके हमले से अर्नव जमीन पर गिर पड़ता है और मोबाइल दूर जा गिरता है, जो गिरकर बंद हो जाता है। अब अंधेरे तहखाने में बस एक ही आवाज गूंजती है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। गिरने से अर्नव के सिर पर चोट लगती है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। उधर अर्नव के घर में मेजर साहब चिंता के मारे सो नहीं पा रहे हैं। बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं। शाइना का बुरा हाल है। वह सबका दोष खुद को मान रही है, भगवान के सामने दुआएं मांग रही है। तभी राघव घर में आता है। उसे देखकर शाइना घबराकर पूछती है, राघव क्या हुआ? अर्नव से बात हुई? राघव उसे तसल्ली देते हुए कहता है, भाभी रिलैक्स, भाई बिल्कुल ठीक है, अभी मेरी उनसे बात हुई है। इतना सुनते ही मेजर साहब छड़ी के सहारे लड़खड़ाते हुए अपने कमरे से हॉल की ओर आते हैं। वो पूछते हैं, बेटा राघव, अर्नव से क्या बात हुई तुम्हारी? कहाँ है वो? राघव जवाब देता है, डैड भाई ठीक है, वो अंबरपुर में है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है वहीं पास में, उसी काम से वहां गए हैं और अपने पुश्तैनी मकान में ठहरे हुए हैं। डैड वहां नेटवर्क बहुत वीक है, इसलिए उनसे बात नहीं हो पा रही थी। अंबरपुर का नाम सुनकर मेजर साहब को झटका लगता है। वह अचानक उठ खड़े होते हैं। क्या कह रहे हो? अर्नव अंबरपुर वाले मकान में ठहरा हुआ है? यह सही नहीं है बेटा, अपने भाई को तुरंत वापस बुलाओ। मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो जगह ठीक नहीं है, उस घर पर मनहूस साया है। बेटा कैसे भी करके अर्नव को फोन लगाओ, उसे वापस बुलाओ। मैं कुछ नहीं जानता, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। राघव और शाइना हैरान नजरों से मेजर साहब को देखते हैं। राघव हैरान होते हुए पूछता है, डैड आप क्या कह रहे हैं? क्या भाई किसी मुसीबत में है? मुझे बताइए। इस पर मेजर साहब कुछ देर सोचकर अपना मोटा चश्मा आंखों पर चढ़ाते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, वो घर मनहूस है, उस पर एक बुरी आत्मा का साया है, इसलिए तो वो घर आज तक बिक नहीं सका। न कोई उस मकान को किराए पर लेना चाहता है, और मैंने भी तुम्हें हमेशा उस मकान से दूर ही रखा। तुम्हें याद है 2 साल पहले एक मजदूर घर की पुताई करते समय नीचे गिर गया था, जिसमें उसकी टांगें खराब हो गई थीं। जैसे तैसे मैंने उसे पैसे देकर उस बात को दबा दिया था। वो मजदूर खुद नहीं गिरा था, उसे आत्मा ने गिराया था। यह बात पूरा गांव जानता है, इसलिए कह रहा हूं अर्नव को तुरंत वापस बुला लो। इतना कहकर मेजर साहब चिंतामग्न हो जाते हैं। राघव और शाइना को अर्नव की बहुत फिक्र होती है। उन्हें डर है कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। अगली सुबह अंबरपुर में हरिया अपनी मस्ती में मग्न गाता हुआ चाय नाश्ता लिए मकान की तरफ आता है। उसे दूर से मकान का दरवाजा खुला दिखाई देता है। मन ही मन कहता है, लगता है आज बाबूजी सवेरे उठ गए। चलो अच्छा है, दरवाजा पीटना नहीं पड़ेगा। हरिया अंदर आते ही बाबूजी बाबूजी कहकर पुकारता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे थोड़ी चिंता होती है। हरिया तेजी से हर कमरे में देखता है। तभी उसके कानों में किसी के कराहने की आवाज गूंजती है। हरिया फुर्ती से तहखाने की तरफ दौड़ता है और वहां अर्नव को बेसुध अवस्था में पाता है। अर्नव को इस हालत में देखकर हरिया के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, अर्नव वहां पहुंचा कैसे? वह मन ही मन सोचता है, अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो मेजर साहब को क्या जवाब दूंगा। हरिया दौड़कर पास के खेत में काम कर रहे किसानों को बुलाकर लाता है और उनकी मदद से अर्नव को बाहर लाकर बिस्तर पर लिटा देता है। कुछ देर बाद गांव का एक व्यक्ति डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर साहब अर्नव का चेकअप करते हैं और जरूरी दवाइयां देकर चले जाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद अर्नव को होश आता है। अपने आसपास लोगों की भीड़ देखकर वह एक झटके से उठ बैठता है। घबराकर हरिया से पूछता है, हरिया ये सब लोग यहाँ क्यों जमा हैं? मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो तहखाने में था, फर्श की ओर देखते हुए। क्या तुमने फर्श की सफाई की है? यहां तो। इतना कहकर वह चुप हो जाता है। हरिया अर्नव को लिटाते हुए जवाब देता है, बाबूजी आप घबराइए मत, आराम से लेटिए। ये सब गांव के ही लोग हैं। आप तहखाने में बेहोश पड़े थे, मैंने ही सबको बुलाया था और मैंने कोई सफाई नहीं की। फर्श तो पहले से ही साफ सुथरा पड़ा था। हरिया की बात सुनकर अर्नव चौंकते हुए पूछता है, क्या मैं बेहोश था? मतलब मैं सारी रात वहां पड़ा रहा? थोड़ी देर बाद हरिया के अलावा सभी लोग चले जाते हैं। हरिया अर्नव को चाय की प्याली थमाते हुए पूछता है, बाबूजी एक बात बताओ, आप वहां क्या कर रहे थे? माफ करना, मेरा मतलब है आप वहां पहुंचे कैसे? क्या हुआ था आपको? इतना सुनकर अर्नव चुप हो जाता है। वह हरिया को कोई जवाब नहीं देता। उसे लगता है अभी हरिया को कुछ भी बताना सही नहीं होगा। दूसरी ओर मेजर साहब सुबह सुबह राघव के कमरे के बाहर चिंतित स्वर में उसे पुकारते हैं। पिता की घबराई आवाज सुनकर राघव तेजी से कमरे से बाहर निकल आता है। डैड क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। मेजर साहब की सांस फूल रही है। हाथ के इशारे से मना करते हुए कहते हैं, बेटा हाफ हाफ, मेरी बात सुनो, मेरी तबीयत ठीक है,
मुझे अर्नव की बहुत चिंता हो रही है। लगता है वो किसी बड़ी मुसीबत में है। मैंने सुबह एक भयानक सपना देखा, राघव का हाथ पकड़ते हुए। बेटा तुम जैसे भी हो अपने भाई को वापस बुला लो। इतना कहकर मेजर साहब की आंखें नम हो जाती हैं। राघव पास पेडी डाहे सोफे पर पिता को बिठाकर ढांढस बंधाते हुए कहता है, डैड, आप एक सोल्जर होते हुए भी इतने कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? भाई को कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। मैं किसी भी तरह भाई से संपर्क करता हूं और आज ही उन्हें वापस बुला लूंगा। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें। शायना भी ऊपर से सब कुछ सुन रही होती है। पिता की बेबसी देखकर उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़ते हैं। अंबरपुर में अर्नव के असिस्टेंट आपस में बात करते हुए। असिस्टेंट 1 कहता है, तुमने देखा, अर्नव सर का कल बिल्कुल भी काम में मन नहीं था। पता नहीं कहां खोए हुए थे। डीपीसी में भी कुछ कमी रह गई थी, फिर भी कुछ नहीं बोले। मैंने ही उन्हें उल्टा बताया था। असिस्टेंट 2 हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, ठीक कहा तुमने। पता नहीं सर को क्या हो गया है, यहां आकर तो वो काम में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वरना थोड़ी सी गलती पर भी कितना सुनाते थे। असिस्टेंट 1 कहता है, हम। अच्छा, अरे ये बताओ, सर को पानी की प्रॉब्लम के बारे में बताया या नहीं? असिस्टेंट 2 हड़बड़ाते हुए कहता है, ओह, मैं तो भूल ही गया था, हमारा वाटर पंप खराब हो गया है, पानी कहीं और से अरेंज करना होगा। उसी समय अर्नव साइट पर पहुंचता है। उसे देखते ही पहला असिस्टेंट दौड़कर आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अर्नव मुस्कुराकर जवाब देता है और पूछता है, कैसा चल रहा है सब? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? दूसरा असिस्टेंट कहता है, सर प्रॉब्लम तो है, लेकिन आपको बताना याद नहीं रहा। अर्नव चौंकते हुए कहता है, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? असिस्टेंट 1 जवाब देता है, सर कल से हमारा वाटर पंप खराब है, पानी की समस्या आ पड़ी है। अगर जल्द से जल्द पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो काम रोकना पड़ेगा और हमारे पंप को ठीक होने में 2 दिन लगेंगे। अर्नव चिंता में पड़ जाता है। तभी हरिया अर्नव को बताता है कि सामने वाले खेत में एक ट्यूब वेल लगा हुआ है, वहां से पानी की सप्लाई पाइप जोड़ी जा सकती है। खेत के पीछे जो मकान है वहां एक बुढ़िया रहती है, वह खेत उसी का है। आप जाकर उनसे इजाजत ले लीजिए तो बात बन सकती है, हरिया कहता है। हरिया की बात सुन अर्नव सीधा उस मकान में पहुंचता है। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने और आवाज देने पर भी कोई बाहर नहीं आता। दरवाजा धकेलने पर दरवाजा खुला हुआ मिलता है। अर्नव आवाज देकर अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे एक बड़ा आंगन, बरामदा और 2 कमरे दिखाई देते हैं। वह बरामदे में टंगी तस्वीरों को देखने लगता है। अचानक उसकी नजर एक अनजान तस्वीर पर टिक जाती है। उसे देखकर अर्नव चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, ये यहां कैसे? इसको तो मैंने। अर्नव गहरी सोच में डूब जाता है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। एक पल के लिए अर्नव की सांसें थम सी जाती हैं। वह पीछे पलटकर देखता है तो एक बूढ़ी औरत को खड़ा पाता है। सफेद बाल, बोबला मुंह, त्वचा पर 1000 झुर्रियां, जो अपने आप में एक दास्तान बयान कर रही हैं। कमर झुकी हुई, लाठी के सहारे खड़ी वह बूढ़ी औरत कमजोर हो चुकी आंखों को बढ़ाकर अर्नव को नजदीक से पहचानने की कोशिश करती है, लेकिन पहचान नहीं पाती। पहचानती भी कैसे? अर्नव को पहली बार जो देखा है। अपनी कांपती हुई आवाज में वह अर्नव से पूछती है, कौन हो बेटा, क्या चाहिए? यहां तस्वीरों में किसे तलाश रहे हो? अर्नव एक गहरी सांस लेकर जवाब देता है, नमस्ते अम्मा जी, मेरा नाम अर्नव है। आपके सामने वाले खेत पर जो होटल बन रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही लिया है। बूढ़ी औरत अपने कानों पर जोर डालते हुए कहती है, क्या लिया है तुमने? ट्रक? अर्नव मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं अम्मा जी, ट्रक नहीं, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ठेका। मैं ठेकेदार हूं। बूढ़ी अम्मा सर हिलाते हुए कहती है, अच्छा तो यहां क्या चाहिए? अर्नव बूढ़ी अम्मा को बड़े प्यार से समझाते हुए कहता है, अम्मा जी, एक समस्या आ पड़ी है। हमारा पानी का पंप खराब हो गया है, जिसके कारण काम रुक गया है। अगर आप अपने खेत में लगे ट्यूबवेल से पानी भरने की इजाजत दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बस 2-3 दिन की बात है। आपका जो भी खर्च होगा वो मैं देने को तैयार हूं। बूढ़ी औरत दयालु स्वभाव की है। ज्यादा ना सोचते हुए अर्नव को पानी लेने की इजाजत दे देती है। अर्नव जाते जाते उस तस्वीर को एक बार फिर गौर से देखता है। उसे इस समय कुछ भी पूछना सही नहीं लगता। वह बूढ़ी औरत का धन्यवाद कर मन में हजारों सवाल लिए बाहर की ओर निकल जाता है और अपने असिस्टेंट को हिदायत देता है कि वो खेत से वाटर पाइपलाइन का कनेक्शन जोड़ ले। अर्नव के घर में जब से मेजर साहब को पता चला है कि अर्नव अंबरपुर में ठहरा हुआ है, तब से ही वह बहुत व्याकुल नजर आ रहे हैं। मन की व्याकुलता चेहरे पर साफ झलक रही है। राघव भी कोशिश में है कि किसी तरह अर्नव से संपर्क साधा जाए। उधर शायना ने खुद को कमरे में कैद कर रखा है। रो रो कर उसका बुरा हाल है। न खाने का होश है, न पीने का। वह खुद को सजा दे रही है। एक तरफ पिता की व्याकुलता, दूसरी ओर भाभी की चिंता राघव को दोहरे संकट में डाले हुए हैं।
ऐसी स्थिति में भी राघव खुद को मजबूत बनाए हुए अपने परिवार के साथ खड़ा है। लीला, घर की मेड, राघव को बताती है शाइना ने सुबह से पानी तक नहीं पिया है और खुद को कमरे में बंद कर रखा है। ना बाहर आती है, ना किसी से बात करती है। इतना सुनकर राघव तेजी से ऊपर शाइना के कमरे में जाता है। काफी बार दरवाजा खटखटाने पर शाइना दरवाजा खोलती है। राघव देखता है शाइना के बाल बिखरे हुए हैं, आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी हैं। ना खाने पीने से चेहरा मुरझा गया है, आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए हैं, ना हाथों में चूड़ियां हैं, ना कानों में बालियां। शाइना का ऐसा रूप देख राघव की आंखों से आंसू छलक आते हैं। मन ही मन सोचता है, मेरी हंसती खेलती चंचल भाभी को क्या हो गया। गहरी सांस लेकर खुद को मजबूत करते हुए कहता है, अरे भाभी क्या बात है, ये भूतनी क्यों बनी हुई हो। राघव ने ऐसा इसलिए कहा ताकि शाइना के चेहरे पर मुस्कान आ सके। आपने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? भूख हड़ताल किस लिए? इतना कहकर राघव बनावटी हंसी हंसता है, लेकिन ऐसा करने पर भी शाइना के माथे की चिंतन रेखाएं कम नहीं होती। उसका उदास चेहरा वैसे ही रहता है। तभी राघव की नजर बिस्तर पर पड़ी मेडिकल रिपोर्ट पर जाती है। राघव उत्साहपूर्वक रिपोर्ट को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी शाइना मेडिकल रिपोर्ट को सरकाकर तकिए के नीचे छुपा देती है। वह नहीं चाहती कि घर वालों को उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में पता चले। उसका यह अजीब रवैया राघव को नागवार गुजरता है। वह जुबान से कुछ नहीं कहता, बस आंखों से ही सवाल करके रह जाता है। शाइना भी जानती है कि राघव को उसका यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। राघव और कुछ न कहते हुए बाहर निकल जाता है। उधर अंबरपुर में शाम के समय अर्नव कंस्ट्रक्शन साइट पर काम में व्यस्त होता है। तभी हरिया वहां आकर कहता है, क्यों बाबूजी, अब तो पानी की कोई समस्या नहीं है ना? सब ठीक है। उस पर अर्नव सर हिलाते हुए हम्मा कहता है। हरिया, बाबूजी एक बात बोलूं? अर्नव, हाँ बोलो। हरिया, बाबूजी उस बूढ़ी औरत ने सही समय पर आपकी मदद की, आपको भी आभार मानते हुए कुछ उपहार देना चाहिए। हरिया की बात सुन अर्नव काम से ध्यान हटाते हुए कहता है, हम? बात तो तुम सही कह रहे हो, मुझे वहां जाना चाहिए। तुम एक काम करो, ये लो पैसे और बढ़िया मिठाई और कुछ फल खरीद लाओ, मैं अम्मा को दे आता हूं। कुछ ही देर में हरिया फल और मिठाई ले आता है और अर्नव के साथ बूढ़ी औरत के घर चल देता है। वहां पहुंचकर अर्नव बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है और उसे मिठाई व फल देकर लौटने को होता है। तभी उसकी नजर फिर से उस तस्वीर पर जा टिकती है। वही तस्वीर जो अर्नव के दिलो दिमाग पर एक रहस्य बनकर छप सी गई है। अर्नव के मन में हजारों सवाल उमड़ने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने वही लड़की घूमने लगती है जो उसे रात में दिखाई दी थी। अर्नव मन ही मन निर्णय लेता है कि वह बूढ़ी अम्मा से उस तस्वीर के बारे में पूछेगा। अर्नव हरिया को वापस भेज देता है और खुद वहीं रुककर बूढ़ी अम्मा से कहता है, अम्मा जी, अगर आप बुरा न माने तो कुछ पूछ सकता हूं? उस पर बूढ़ी औरत सवालिया निगाहों से देखते हुए कहती है, हाँ पूछो। अर्नव तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह तस्वीर में जो लद्दाखी है वो कौन है? इतना सुनकर बूढ़ी औरत शांत हो जाती है और भावुक होकर जवाब देती है, ये सोना है, मेरी पोती। अर्नव चौंकते हुए कहता है, क्या? आपकी पोती? अच्छा, आप कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। इतना सुनते ही बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चश्मा हटाकर आंसू पोंछते हुए आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहती है, बेटा अब सोना इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर ने इसे अपने पास बुला लिया। सोना के बारे में जानकर अर्नव को गहरा झटका लगता है। कुछ देर खामोश रहने के बाद वह वहीं पास पड़ी डीही कुर्सी पर बैठ जाता है। सोना के अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा बरहच जाती है। अर्नव भावुक होते हुए पूछता है, अम्मा आपकी पोती सोना को क्या हुआ था? मतलब उसकी मौत कैसे हुई? पहले तो बूढ़ी औरत कुछ बताने को राजी नहीं होती, लेकिन अर्नव के बहुत जोर देने पर वह सोना के अतीत के बारे में बताती है। तब से मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला। बेटा ये बात आज से 22 साल पहले की है। उस समय सोना 15 बरस की थी। मेरी पोती बहुत सुंदर थी, उसका उत्थान भी अच्छा था। कोई भी उसे देखकर यह नहीं कहता था कि वह 15 बरस की होगी। यहां तक कि उसके रिश्ते आने लगे थे। बिरजू सोना का पिता तो चाहता था कि उसका ब्याह कर दिया जाए, पर मेरा दिल नहीं माना। मेरी बच्ची को इतनी जल्दी ब्याहने का। सारे गांव में चहकती फिरती थी मेरी लाडली। मैं उसे मना करती थी, जमाना खराब है, बाहर न जाया कर, पर उसने मेरी एक न सुनी। फिर एक रोज वो मनहूस दिन भी आया जब बिरजू किसी काम से शहर गया था और मैं खेत के काम में लगी थी। उस रोज सोना अकेली बकरियां चराने गांव के आखिरी छोर पर गई थी। शाम होने को आई, लेकिन सोना का कोई अता पता नहीं था। धीरे धीरे सूरज ढल गया और रात हो गई। सोना की कोई खबर न मिली। मेरा दिल बैठा जा रहा था। गांव में सोना के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। पूरा गांव सोना की खोज में लग गया, लेकिन सोना का कहीं पता न चला। देर रात बिरजू भी शहर से लौट आया। रात भर सोना को आसपास के गांव और जंगलों में ढूंढा गया, पर उसकी कोई खबर न मिली। अगली सुबह थाने में रिपोर्ट कराई गई।
दरोगा ने भी गांव में खूब ढूंढा। ऐसे ही 4 दिन बीत गए और 4 दिन बाद दरोगा को गांव के ही एक घर से सोना की लाश बरामद हुई। लाश को पहचानना भी मुश्किल था। शक्ल बेगाद दी गई थी, पूरे जिस्म पर जख्म ही जख्म थे। कितना दर्द सहा होगा मेरी बेटी ने। उनको एक बार भी उस पर दया न आई। मासूम सी फूल पर इतना अत्याचार। हवस के पुजारी दरिंदों ने मेरी बच्ची के साथ बलात्कार किया था, लगातार 4 दिन तक, और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इतना कहकर बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगती है। अर्नव की भी आंखें नम हो जाती हैं। भावुक होते हुए वह पूछता है, सोना के साथ दुष्कर्म करने वाले कौन लोग थे? क्या उन्हें सजा हुई? कुछ देर शांत रहकर बूढ़ी औरत झल्लाते हुए कहती है, नहीं बेटा, उन दरिंदों को कोई सजा नहीं हुई। वो तो आज भी बेखौफ गांव में घूमते हैं, और ये सब उस लंगड़े फौजी परमजीत की वजह से है। अपने पिता का नाम सुनकर अर्नव थोड़ा खटकता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। उस पापी की वजह से मेरी पोती को तो इंसाफ नहीं मिला, बल्कि इस न्याय व्यवस्था से दुखी होकर मेरे बेटे ने भी आत्महत्या कर ली। अर्नव थोड़ा दबे स्वर में कहता है, अम्मा, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, लेकिन फौजी परमजीत की वजह से आपकी पोती को न्याय क्यों नहीं मिला? बेटा, जिस घर से सोना की लाश मिली थी वो घर परमजीत का है। उसी ने उन दोनों दरिंदों को अपने घर में पनाह दे रखी थी, और उसी ने उन्हें बचाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए, वरना आज वो दरिंदे जेल में होते या फांसी पर लटक रहे होते। तब से ही वो फौजी यहां से मुंह छिपाकर शहर में बस गया। अरे काहे का फौजी? फौजी का धर्म रक्षा करना होता है, और वो परमजीत तो भक्षक निकला। भक्षक! अपने पिता के बारे में ऐसे शब्द सुनकर अर्नव के मन में उनके प्रति नफरत पैदा हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके पिता ने दरिंदों को न सिर्फ पनाह दी, बल्कि उनका साथ भी दिया। इतना सब जानकर अर्नव के मन में पिता के प्रति क्रोध और नफरत की ज्वाला भड़क उठती है। अर्नव बूढ़ी औरत से वादा करता है कि कुछ भी हो जाए, वह सोना का केस दोबारा खुलवाकर उसे इंसाफ दिलाएगा, चाहे अपराधी कोई भी हो। इतना कहकर अर्नव सोना की तस्वीर को देखता है और मन ही मन उससे माफी मांगता है। फिर वह बाहर निकल जाता है। रास्ते में अर्नव सोचता है, आखिर डैड उन दरिंदों के साथ क्यों थे? क्या मजबूरियां थीं? मैं आज ही घर वापस जाऊंगा। क्या राज है जो मेजर साहब ने छुपाया हुआ है? क्या सच में मेजर साहब भी पाप के भागीदार हैं, या कोई साजिश है? बने रहिए मेरे साथ। बूढ़ी औरत के घर से वापस जाते हुए अर्नव फिर सोचता है, आखिर डैड ने उन दरिंदों का साथ क्यों दिया? क्या मजबूरियां थीं? मैं आज ही घर वापस जाता हूं ताकि सच जान सकूं। अर्नव साइट पर वापस पहुंचकर अपने असिस्टेंट से कहता है, अरे मनीष, असिस्टेंट 1, सुनो, मैं शाम को घर जा रहा हूं, 2-3 दिन में वापस लौटूंगा। तुम और सोहराब, असिस्टेंट 2, ठीक से काम संभाल लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। उस पर असिस्टेंट 1 कहता है, सर आज शाम को जा रहे हैं, अगर आप कल सुबह घर के लिए निकलें तो बेहतर रहेगा। अर्नव, लेकिन आज शाम को ही क्यों नहीं? असिस्टेंट 8, यहां पहाड़ियों में शाम का सफर ठीक नहीं है सर, आप कल सुबह निकलिए। वैसे भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज रात मौसम बहुत खराब रहेगा, भारी बारिश हो सकती है। अर्नव, तुम ठीक कहते हो, सुबह ही जाना बेहतर रहेगा। मैं आज रात यहीं ठहर जाता हूं। धीरे धीरे शाम का सुरमई रंग काले सायों में बदल जाता है। सूरज ढलते ही ठंडी हवाओं के साथ बौछार शुरू हो जाती है। अर्नव गाड़ी में बैठकर मकान की तरफ चल देता है। रास्ते भर अर्नव सोना के बारे में ही सोचता रहता है। मकान के अंदर जाते ही वह हर एक दीवार को छूकर देखता है, जैसे वह सोना की मौजूदगी को महसूस करना चाहता हो। सोना के बारे में सोचकर ही अर्नव का मन भर आता है। कितना दर्द सहा होगा उसने, किस पीड़ा से गुजरी होगी वो। सोचते सोचते न जाने कब अर्नव की आंख लग जाती है। रात के लगभग 2 बजे एक भयंकर चीख के साथ दर्द भरी रोने की आवाजों से अर्नव की नींद खुल जाती है। लेकिन इस बार न तो वह भयभीत होता है, न ही घबराता है, बल्कि दृढ़ता के साथ तहखाने के पास जाकर कहता है, देखो, मैं जानता हूं तुम सोना हो, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, मेरे सामने आओ, मुझसे बात करो। अर्नव के इतना कहते ही तहखाने से आती चीख पुकार की आवाजें बंद हो जाती हैं। अर्नव इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अचानक अर्नव को पीछे से एक जोरदार धक्का लगता है, जिससे वह दीवार से जा टकराता है। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाए, एक अदृश्य शक्ति उसे हवा में लटका देती है। अर्नव की सांसें घुटने लगती हैं, उसकी आंखें लाल पड़ जाती हैं। उखड़ी हुई सांसों के बीच अर्नव जोर से कहता है, सोना, मैं जानता हूं कि तुम मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती हो, मुझसे क्यों बदला ले रही हो। देखो, जो कुछ हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ऐसा कहने पर भी सोना की आत्मा उसे नहीं छोड़ती और अधिक प्रताड़ित करती है। हाँफते हुए अर्नव फिर कहता है, सोना, अगर मुझे नुकसान पहुंचाने से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है तो मुझे खत्म कर दो, लेकिन मैंने जो तुम्हारी दादी से वादा किया है उसका क्या होगा?
तुम्हारे गुनहगारों को सजा दिलाकर मैं तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहता हूं। इतना सुनते ही सोना की आत्मा अर्नव को हवा से जमीन पर उतार देती है और एक भयानक रूप में उसके सामने प्रकट हो जाती है। उसका भयावह चेहरा देखकर एक पल के लिए अर्नव का कलेजा मुंह को आ जाता है, लेकिन दूसरे ही पल वह खुद पर काबू पाते हुए सोना की आत्मा से कहता है, सोना, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। मुझे नहीं पता कि पापा ने दरिंदों का साथ क्यों दिया। मुझे थोड़ा समय दो, मैं सच तक पहुंचना चाहता हूं। गुनहगार जो भी हो, मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगा। इतना सुनकर सोना की आत्मा अपनी भयंकर आवाज में कहती है, क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे? मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओगे? क्या पिता का मोह तुम्हें कर्तव्य पर चलने देगा? अर्नव उसका उत्तर देता है, सोना, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने जो वादा किया है उससे पीछे नहीं हटूंगा। बस तुम मुझे ये बताओ, उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सोना की आत्मा अर्नव को अतीत के बारे में बताती है। उस रोज बापू शहर गए हुए थे तो दादी ने मुझे बकरियां चराने के लिए बाहर भेज दिया और खुद खेत पर चली गईं। मेरे घर के आसपास के घास के मैदान सूख गए थे तो मैं गांव के दूसरे छोर यानी इस मकान के ठीक सामने वाले मैदान में बकरियां चरा रही थीं। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा तो 2 लंबे चौड़े आदमी मेरे पीछे खड़े थे। उन्हें देख मैं सहम गई। इससे पहले कि मैं वहां से भाग पाती, उनमें से एक आदमी ने मेरे मुंह पर कपड़ा रख दिया, जिसकी गंध से मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं एक अंधेरे कमरे में कैद थी जहां मेरा दम घुट रहा था। मैं दर्द से कराह रही थी। मेरी टांगों के बीच से खून बह रहा था और मेरा पेट दर्द से फटा जा रहा था। चलना तो दूर, खड़ा होना भी मुश्किल था। मैंने मदद के लिए आवाज लगाई, जोर जोर से चीखने लगी। मेरी आवाज सुनकर दोनों मेरे पास आए। मुझे प्यास लगी थी। मैंने उनसे पानी मांगा और पूछा कि मैं कहाँ हूं, पर उन्होंने न तो मुझे पानी दिया न मेरे सवालों का कोई जवाब। मुझे जानवरों की तरह घसीटते हुए इसी जगह मकान के हॉल की तरफ इशारा करते हुए लाकर पटक दिया। मेरे कपड़े फाड़ दिए और रात भर एक एक कर मेरा बलात्कार करते रहे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही। उन्होंने मेरी एक न सुनी। वो शैतान दरिंदे हंसते रहे, मुझे पीटते रहे और मेरे साथ जबरदस्ती करते रहे, यहां तक कि मैं चीखते चीखते बेहोश हो गई, पर किसी ने भी मेरी आखिरी चीख तक नहीं सुनी। जब उन दरिंदों को पता चला कि पुलिस मेरी तलाश में है तो उन्होंने मुझे बेरहमी से सीढ़ियों पर घसीटते हुए तहखाने में ले जाकर फेंक दिया और फिर से अपनी हवस को पूरा किया। फिर खंजर से मेरे चेहरे को गोद डाला ताकि मेरी पहचान मिट जाए और फिर उसी तहखाने में मेरी लाश को गाड़ दिया। इतना कहकर सोना की आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। अर्नव की आंखें नम हो जाती हैं। उसका मन विचलित हो उठता है। अर्नव सोना की आत्मा से कहता है, जब तुम्हें पता है तुम्हारे हत्यारे कौन हैं तो तुम खुद उनसे बदला क्यों नहीं लेती हो? तुम्हारे पास शक्तियां हैं, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। सोना, नहीं, मेरी शक्तियां सीमित हैं। मैं सिर्फ इस घर में आने वाले पर ही अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती हूं। इस घर से बाहर मेरी शक्तियां बेकार हो जाती हैं। इतना कहकर सोना की आत्मा हवा में विलीन हो जाती है। अर्नव के वश में हो तो अभी जाकर उन दरिंदों को गोली मार दे, लेकिन वह मजबूर है। वह अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए खुद से कहता है, यह समय भावुक होने का नहीं बल्कि संयम से काम लेने का है। कानून की मदद से मैं उन राक्षसों को जरूर सजा दिलवाऊंगा। सोना की दर्द भरी दास्तान सुनते सुनते सुबह हो जाती है। अर्नव घड़ी में समय देखता है तो सुबह के 6 बज रहे होते हैं। वह अपना सामान पैक करता है और घर के लिए निकल पड़ता है। उधर अर्नव के घर में अर्नव की चिंता मेजर साहब को खाए जा रही है। आंखों से नींद भी ओझल हो गई है। रात भर मेजर साहब बस करवटें ही बदलते रहे। राघव भी चिंतित मन से हॉल में पड़े सोफे पर ही सो जाता है। लीला के उठाने पर उसकी आंख खुलती है। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़े एक कागज पर जा टिकती है। राघव लीला से पूछता है, लीला, ये कागज कैसा पड़ा है सीढ़ियों पर? उठा कर लाओ। लीला कागज राघव के हाथ में थमाते हुए कहती है, ये कागज शायद शाइना मैडम का हो सकता है। अभी मैं उनके कमरे से बेडशीट लेकर आई हूं, शायद तभी गिरा हो। राघव कागज को खोलकर पढ़ना शुरू करता है और मन ही मन कहता है, ये तो वही मेडिकल रिपोर्ट है जो भाभी मुझसे छुपा रही थी। इस पर तो शाइना भाभी का नाम लिखा है। क्या है ये? रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते राघव की आंखों में चमक आ जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आती है। वह मन ही मन सोचता है, आखिर भाभी ये खुशखबरी हम सबसे छुपा क्यों रही हैं? इतने में मेजर साहब भी खांसते हुए अपने कमरे से बाहर आते हैं। राघव खुश होते हुए उनसे कहता है, डैड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेजर साहब चौंकते हुए कहते हैं, किस बात की बधाई दे रहे हो बेटा? अर्नव वापस आ गया क्या? राघव, नहीं डैड, भाई तो वापस नहीं आए, लेकिन एक नया मेहमान हमारे घर में जरूर आने वाला है। मेजर साहब थोड़ा बहुत समझते हुए कहते हैं, बेटा थोड़ा खुलकर बताओ। मैं समझा नहीं। राघव रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है,
डैड, आप दादा बनने वाले हैं और मैं चाचा। इतना सुनकर मेजर साहब की चिंतन रेखाएं कम हो जाती हैं। मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या मैं दादा बनने वाला हूं? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी शायना को बधाई देकर आता हूं। इतना कहकर वे सीढ़ियों की तरफ चल देते हैं। तभी राघव उन्हें रोकते हुए कहता है, डैड रुकिए, भाभी अभी सो रही होंगी, जब नीचे आएंगी तब बधाई दे दीजिएगा। इतना सुनकर मेजर साहब ठहर जाते हैं और खुश होते हुए कहते हैं, बेटा सुबह सुबह तुमने बड़ा शुभ समाचार दिया, मन प्रसन्न हो गया। अर्नव से बात हुई क्या? राघव जानता है कि उसकी अर्नव से कोई बात नहीं हुई, फिर भी पिता को चिंता न हो इसलिए झूठ बोल देता है। डैड, मेरी बात हुई थी अर्नव भाई से, वो बस आते ही होंगे। इतना सुनकर मेजर साहब के मन को थोड़ी शांति मिलती है। तभी अर्नव अपना बैग लिए घर में प्रवेश करता है। बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे का रंग फीका पड़ चुका है, आंखें लाल हैं जैसे कई रातों से सोया न हो। दीवानों की तरह बिना किसी से बात किए वह सीधा ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। मेजर साहब राघव को सवालिया निगाहों से देखते हुए कहते हैं, अर्नव को क्या हुआ है? आज तक उसने ऐसा नहीं किया था, मुझसे बिना बोले कभी अपने कमरे में नहीं गया। इतना अजीब बर्ताव। अर्नव को इस हाल में देख शायना को बहुत चिंता होती है। वह आगे बढ़कर उसका बैग रखते हुए दबे लहजे में कहती है, आपकी तबीयत ठीक है? क्या हुआ आपको? अर्नव शायना की तरफ देखकर हम्म में जवाब देता है और बाथरूम में चला जाता है। शायना को अब भी यही लग रहा है कि अर्नव का मूड उसकी वजह से ही खराब है और वो उससे नाराज है। अर्नव फ्रेश होकर बाहर आकर बैठ जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। किस तरह सोना की मदद की जाए, क्या उपाय किया जाए जिससे उसके कातिलों को सजा मिल सके? इस घटना को इतने साल हो गए, कहां से सबूत जुटाए जाएं? अर्नव सोच में डूबा होता है कि तभी शायना चाय देते हुए कहती है, चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। अपनी सोच से बाहर आकर अर्नव चाय का कप उठाकर चुस्की लेने लगता है। तभी शायना हल्की आवाज में पूछती है, अर्नव, क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? अर्नव चाय की चुस्की लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहता है, नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। शायना, फिर क्या बात है? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? कुछ देर शांत रहकर अर्नव शायना को अंबरपुर में घटित घटनाओं को विस्तार से बताता है, जिसे जानकर शायना भी भयभीत हो जाती है। उसके मन में भी हजारों सवाल उमड़ने लगते हैं। शायना भी कहीं ना कहीं मेजर साहब को गुनहगार मानने लगती है। दोपहर में पूरा परिवार खाने की टेबल पर जमा होता है। अर्नव ठीक से खाना भी नहीं खाता, उसका मन अभी भी विचलित है। वह बस किसी भी तरह से सोना को न्याय दिलाना चाहता है। राघव और मेजर साहब एक दूसरे को देखते हैं। अर्नव अधूरा खाना छोड़कर उठने को होता है, तभी मेजर साहब उसे रोकते हुए कहते हैं, बेटा अर्नव, क्या बात है? पहले तुम बिना बताए अंबरपुर चले गए और जब से वहां से लौटे हो परेशान लग रहे हो। ना बात कर रहे हो ना ठीक से खाना खा रहे हो। अगर कोई बात है तो हमें बताओ। उस पर राघव भी पिता की हां में हां मिलाते हुए कहता है, भाई ये कैसा अजीब रवैया अपना रखा है आपने। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हुआ है आपको? अपने पिता और भाई के बार बार पूछने पर अर्नव अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, मैं क्या बताऊं तुम्हें? राघव, जो पूछना है डैड से पूछो। आज तक क्यों उन्होंने हमें अंधेरे में रखा? क्यों हमसे झूठ बोलते रहे? मेरी इस हालत के जिम्मेदार डैड ही हैं। राघव अपने पिता की ओर देखता है और चौंकते हुए पूछता है, भाई आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप डैड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मेजर साहब भी तेज आवाज में कहते हैं, अर्नव तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूं? साफ साफ बोलो, बात क्या है? अर्नव गुस्से में कहता है, डैड आज तक आपने हमें अंबरपुर से दूर रखा ताकि आपकी सच्चाई किसी के सामने ना आ जाए। आप एक कातिल हैं। आपने उन दरिंदों का साथ दिया जिन्होंने मासूम सोना के साथ अत्याचार किया, उसका बलात्कार किया और फिर उसकी निर्मम हत्या करके तहखाने में गाड़ दिया। और क्या सुनना चाहते हैं आप मुझसे? आप तो एक फौजी हैं, फिर भी आपने उन राक्षसों का साथ दिया, सारे सबूत मिटा दिए। आप न सिर्फ सोना बल्कि उसके पिता बिरजू की आत्महत्या के भी जिम्मेदार हैं। अब बताइए, क्या यह सब सच नहीं है? इस तरह अर्नव अंबरपुर में घटित घटनाओं को विस्तार से बताता है। अर्नव की बातें सुनकर राघव भी अपने पिता की ओर सवालिया निगाहों से देखने लगता है। वह कहता है, डैड भाई जो कह रहे हैं क्या वो सच है? आपने दरिंदों का साथ क्यों दिया? आपने ही हमें सिखाया है कि कुछ भी हो जाए गलत का साथ कभी मत देना। फिर आप खुद ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मजबूरियां थीं आपकी? बताइए। अपने परिवार की निगाहों में खुद को गिरता देख मेजर साहब मन ही मन सोचते हैं, यही सही समय है सबको सच्चाई बताने का। कुछ देर खामोशी के बाद मेजर साहब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं, अर्नव बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसकी बात सही है। मैंने तुम्हें आज तक जो बताया वो झूठ था।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुनहगार हूं या पापी हूं। मेरी कुछ मजबूरियां थीं। अगर मेरी जगह तुम होते तो शायद यही करते। तुम सबको सच जानना है? ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। अतीत का रहस्य। मेरी टांग खराब हो जाने की वजह से मुझे समय से पहले ही फौज से रिटायर कर दिया गया। रिटायर होने के बाद मैं शहर में आकर बस गया। गांव के ही जमींदार लाला रामदास ने मुझसे अंबरपुर वाला मकान ये कहकर किराए पर लिया कि उसमें उसके नौकर कालिया पहलवान का परिवार रहेगा। मैंने भी ये सोचकर मकान दे दिया कि चलो कुछ पैसे महीने के महीने मिलते रहेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ अनहोनी घटने वाली है। बहुत समय तक सब ठीक चलता रहा। एक दिन मैं सरला मेरी पत्नी के साथ अंबरपुर गया। जब मैं अपने किराए पर दिए मकान में पहुंचा तो चारों ओर शराब की बोतलें लुढ़की हुई थीं और मांस की गंध कमरे में फैली हुई थी। ये सब देखकर मैं गुस्से से लाल हो गया। तभी तहखाने से कुछ आवाजें आईं। मैं तेजी से नीचे गया। वहां का दृश्य देख मेरी रूह कांप गई। तहखाने के बीच एक बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था और उसमें एक 15 साल की लड़की निर्वस्त्र पड़ी थी। कालिया पहलवान और उसका साथी उसे मिट्टी में दबा रहे थे। मुझे देखकर वो दोनों घबरा गए और मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। मैंने उन दोनों की एक न सुनी और सीधा लाला रामदास की हवेली पहुंचा। मुझे लगा लाला उन लोगों को पुलिस के हवाले करेगा, लेकिन उसने उल्टा उनका पक्ष लिया। उसने मुझसे कहा कि अगर ये बात गांव में फैल गई तो उसकी बदनामी होगी और चुनाव सिर पर है, इसलिए इस बात को यहीं दबा दो। मैं नहीं माना। मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की और लाश तहखाने से बरामद की। लेकिन लाला रामदास ने सरला को अगवा करवा लिया और मुझ पर केस वापस लेने का दबाव बनाया। उसने पुलिस को भी खरीद लिया और जांच में मुझे ही अपराधी साबित कर दिया, क्योंकि लाश मेरे ही मकान से मिली थी। मैं फिर भी नहीं झुका। अदालत जाने की ठान ली। आखिर रामदास ने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाकर सरला की हत्या करवा दी और धमकी दी कि अगर मैंने फिर भी केस नहीं छोड़ा तो वह मेरे बच्चों को भी मार डालेगा। मैं सरला को खो चुका था। मुझ में अब और लड़ने की ताकत नहीं थी। सोना के अपहरण, बलात्कार और हत्या का आरोप मुझ पर लग गया। ऐसे में मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने केस वापस ले लिया और सोना की लाश को फिर से उसी तहखाने में दफनवा दिया। इस तरह केस बंद हो गया और मैं हार कर शहर में आकर बस गया। इतना कहकर मेजर साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भावुक होते हुए वे कहते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें उस मनहूस घर से दूर रखा। मैं एक हारा हुआ, मजबूर फौजी जरूर हूं, लेकिन बुजदिल नहीं। परिवार की खातिर मुझे बलिदान देना पड़ा और मैंने दिया। हर रात सोना मेरे सपनों में आकर मुझसे इंसाफ मांगती है और मैं आज तक उसे न्याय नहीं दिला सका। इसी पछतावे की आग में पल पल जलता हूं। अब बताओ, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं? जो मैंने किया क्या वो गलत था? बोलो बेटा। अपने पिता की बातें सुनकर अर्नव और राघव के मन में उनके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। उन्हें महसूस होता है कि उनके पिता कायर नहीं, बल्कि हालात के मारे हुए एक ईमानदार और जुझारू इंसान हैं। उन्होंने परिस्थिति के अनुसार जो निर्णय लिया वह सही था। अर्नव मेजर साहब के पैर पकड़ते हुए कहता है, डैड, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गलत समझा। आप एक सच्चे फौजी हैं, लेकिन अब आपको और पश्चाताप की आग में जलना नहीं पड़ेगा। मैंने सोना की दादी से वादा किया है। मैं सोना के केस को फिर से खोलवाकर उसे इंसाफ दिलाऊंगा, ताकि उसकी भटकती आत्मा को मुक्ति मिल सके। इस तरह आपका खोया हुआ सम्मान भी आपको वापस मिल जाएगा। आखिर कब तक दरिंदे बचते रहेंगे? अब गुनाहगारों को सजा होकर रहेगी। मेजर साहब अर्नव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बल्कि इंसाफ की इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं। कल ही तुम किसी अच्छे वकील से मिलकर केस को दोबारा खोल दो। अर्नव केस रीओपन करवा देता है। अंबरपुर वाले घर के तहखाने की खुदाई कर सोना की गल चुकी लाश के अवशेषों की फॉरेंसिक जांच की जाती है। मुख्य आरोपी कालिया पहलवान, उसका साथी मलखान और लाला रामदास पर अपहरण, बलात्कार और हत्या का मुकदमा चलाया जाता है। अर्नव और मेजर साहब की गवाही भी दर्ज की जाती है। करीब 2 साल तक केस चलता है। अंततः मुख्य आरोपी कालिया पहलवान और मलखान पर सभी आरोप सिद्ध होते हैं और दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लाला रामदास को आरोपियों का बचाव करने और सरला मेजर साहब की पत्नी की हत्या के जुर्म में 14 साल की सजा होती है। साथ ही सबूत मिटाने के जुर्म में मेजर साहब को 5 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन उस समय की परिस्थिति और इंडियन आर्मी में उनकी सेवा को देखते हुए उन्हें केवल 6 महीने की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। अब 8 रुपये पर 10 साल सौदा तपायताल थे। इसी बीच शाइना एक बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम सोना रखा जाता है। इस तरह सोना के हत्यारों को सजा हो जाती है और उसकी भटकती आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। कुछ साल बाद अर्नव अंबरपुर वाले मकान में सोना के नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना करता है।
जो गांव के अनाथ बच्चों के लिए काम करता है। मेरे प्रिय दर्शकों, इसी के साथ भय और रहस्य से परिपूर्ण यह कहानी समाप्त होती है। आशा करता हूं इस कहानी ने आपको रोमांचित किया होगा और साथ ही एक सामाजिक सीख भी दी होगी। कृपया अपनी समीक्षा अवश्य दें। आपकी समीक्षा मेरे लिए प्रोत्साहन का कार्य करती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।